Hi people, I hope you are doing absolutely amazing. चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट का अपन स्मार्ट रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में राजा कुछ है नहीं, स्टैंडर्ड्स है, आपके 700 की सीरीज है। फिर आपका एक सेक्शन हो गया कारो। कारो का ऑलरेडी रिवीजन वीडियो डल रखा है, बहुत ही प्यारा रिवीजन वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। और उसके बाद में आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हो गए। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे कारो अपना एक पोर्शन जो 4 नंबर का बहुत स्ट्रांगली आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। मतलब आपको 10 में से 9 बार आपको कारो का 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में आपके स्टैंडर्ड्स हो गए, 700 की पूरी सीरीज हो गई। ठीक है, फिर कुछ मिसलीनियस स्टैंडर्ड्स हो गए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं कर सकते कि सर 700 इंपॉर्टेंट है या 705 इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट कभी भी कोई से भी स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछ लेता है। 700, 705, 701, 706, अगर 4 स्टैंडर्ड की बात करें तो 700 का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेंदी होता है, बाकी सारे स्टैंडर्ड थोड़े छोटे छोटे हैं। ठीक है क्या? हाँ सर, 700 का स्टैंडर्ड मैं आपको बोलूँ सर, सबसे पहले अपन 700 का स्टार्ट करेंगे। ये सर सबसे ईजी है, लेंदी तो है पर सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक में आपको समझना है, कंटेंट याद करना है, आगे बढ़ना है। ज़्यादा कुछ है नहीं, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। स्टैंडर्ड अपन स्टार्ट करेंगे ऐसे 700 से। 700 की अपन अपने ऑडिट की कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बुक की सारी पीडीएफ अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स की सारी पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बस एक ही आपको काम करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है और वीडियो देखने के बाद में 10 दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं सर ऐसे 700 से। तो राजा 700 बेसिकली यहाँ पे किसकी तरफ अपन को लेके जाएगा? देखो, चैप्टर का नाम है आपका ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे पूरा गेम ही क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। अभी ऑडिटर है ना, आप मान के चलो बस रेडी हो चुका है, उसने सारा काम कर लिया है, और वो किसकी तरफ जाना चाहता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अब अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन किस में देते हैं भाई? ऑडिट रिपोर्ट में देते हैं, राइटिंग में देते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अपन ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन आएगा, जहाँ पे अपन अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बातें करेंगे। ठीक है, पहले अपन बात करें ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका एक बेसिक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 ओवरव्यू। मैं आपको ओवरव्यू वैसे दे देता हूँ, फिर कीवर्ड्स अपन को पढ़ना है। सर क्या होता है, आज इंडिया में बैठा हुआ ऑडिटर या यूएस में बैठा ऑडिटर ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, तो वो किसकी बेसिस पे करता है सर? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इंडिया में ऐसे कहलाए जाते हैं, इंटरनेशनली उसको आई ऐसे बोला जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, अब दोनों में बातें बिल्कुल सेम दे रखी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। अब इंडिया का ऑडिटर हो या यूएस का ऑडिटर हो, या लोकल हमारे राजस्थान का ऑडिटर हो या महाराष्ट्र का ऑडिटर हो, सर ऑडिट रिपोर्ट में कंटेंट सेम ही जाता है। हाँ, आपकी कंटेंट मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, बट जो फॉर्मेट है, जो लेआउट है, वो बिल्कुल सेम जाता है। सर इससे फ़ायदा क्या होता है? ग्लोबली प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक छोटा सा क्या होता है चेंज, कि देयर शुड बी बैलेंस। क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है ऑडिट रिपोर्ट में, और कंपैरिजन बढ़िया तरीके से हो रहा है, बट है ना, लोकल ज्यूरिसडिक्शन, फॉर एग्जांपल इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस अलाउड है, तो यूएस के ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से उनके यूजर्स के लिए थोड़े बहुत अलाउड है, तो वो अलाउड है। ठीक है, बट मेन क्या है सर, ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड के बेसिस पे ऑडिट हो रही है, तो कंपैरिजन इजी हो, यूजर के लिए इजी रहे, इसलिए आपके ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ठीक है क्या? हाँ सर, केवल और केवल कीवर्ड्स पढ़ना, बाकी आपका ये टॉपिक हो गया है। सो इट डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बातें करी जाती है। स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देयर शुड बी अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन ऑडिट रिपोर्ट ग्लोबली। ठीक है, कंसिस्टेंसी रहती है, बट स्टैंडर्ड ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि सर इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वो अलाउड है सर। ठीक है, हाँ सर, डन 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 डन, बढ़िया। अब इस स्टैंडर्ड ने ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? सिंपल यार, ऑडिटर को फाइनली अब ओपिनियन देना है, तो टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनली वो जो ओपिनियन देते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज को लिंक कर लो सर, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, ऑडिट कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, और फिर फाइनली ओपिनियन दिया जाता है, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड, है ना? हाँ, अब ये अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड कैसे दिया जाता है सर? इस ऑडिट कंक्लूजन के बेसिस पे कि सर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो कौन सा ओपिनियन देते हो? अनमॉडिफाइड। और सर गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, तो सर आप किसकी तरफ जाते हो? ऐसे 705 की तरफ जाते हो।
इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यही है, टू फॉर्म ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस किससे रिलेटेड? बेसिकली कि भाई एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ऑडिटर को यही कंक्लूड करना होता है। हाँ सर, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है राजा। द ऑडिटर शेल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द एफएस आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। इसके लिए ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंक्लूजन देना है, उसके बेसिस पे ओपिनियन देना है। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब ये अपन बात कर रहे हैं ना कि ऑडिटर को कंक्लूजन देना है कि एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मैंने कहा ऑडिटर रुक, थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा सोच, उसके बेसिस पे तू कंक्लूजन पे आना, क्योंकि फाइनली अब तेरा ओपिनियन देने की बातें हो रही है। तो मैंने कहा ऑडिटर सोच। अब ऑडिटर ने पूरी ऑडिट कर ली है और ऑडिटर बिल्कुल मेडिटेशन मोड में आ गया और ऑडिटर सोच रहा है, सर क्या उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है या उसको और ऑडिट एविडेंस गैदर करने की जरूरत है? ठीक है, वेदर ही हैज ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर मेडिटेशन करते हुए सोच रहा है। ठीक है, दूसरा, वेदर अनकरेक्टेड, अब राजा ये वर्ड अगर नहीं लिखा ना तो इंस्टीट्यूट आपको नंबर नहीं देगा। वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और मटेरियल, मेरी बात को सुनना, अपन ऐसे 450 ऑलरेडी रिवीजन वीडियो मैंने आपके लिए लगा दिया है, ठीक है, 12 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे हमने देखा था कि सर करेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिए, तो वो तो बात खत्म हो गई। आप अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट पे फोकस करते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी क्या आ रही है कि वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ना, ऑडिटर सोच रहा है सर वो मटेरियल है क्या, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। सर अगर मटेरियल होगा तो मॉडिफिकेशन की तरफ जाओगे, नहीं होगा तो सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, लॉजिक इज वेरी इजी। हाँ, तो ऑडिटर क्या ओपिनियन देने ही जा रहा था, सोच रहा है मन ही मन, अरे क्या मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, अरे ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ना सर ये क्या मटेरियल है क्या। एंड फाइनली इवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारा डिस्कशन आगे भी चलेगा। आप टॉपिक की गहराई को समझ रहे हो क्या? टॉपिक रिवीजन वीडियोस में भी देखो फोकस करो कीवर्ड पे। इफ यू राइट द वर्ड ओनली मिसस्टेटमेंट हियर, इंस्टीट्यूट को समझेगा कि भाई ये भोंदू बच्चा है, ये कंसेप्ट तो समझा नहीं है, बस रट्टाफिकेशन करके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ऐसे 450 और 700 को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है क्या? हाँ सर, इसी बात पे बेटा लाइक कर देना। हाँ, अब राजा आगे बढ़ते हैं, इवेल्यूएशन बाय द ऑडिटर। अब आपको लिंक करो, आपने 3 बातें करी, अब अपन इवैल्यूएशन के टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या, ऑडिटर जब ये इवैल्यूएशन करता है ना तो कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करता है, कुछ पॉइंटर्स को कंसीडर करता है, जिसमें अपन इवैल्यूएशन में कुछ तो जनरल इवैल्यूएशन की बातें करेंगे और कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन की बातें करेंगे। इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, इंस्टीट्यूट यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इंस्टीट्यूट नीचे वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि ऑडिटर जब इवेल्युएट कर रहा है ना कि वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, तो ऑडिटर वहां पे है ना कुछ बेसिकली मैनेजमेंट के जजमेंट को भी इवेल्युएट करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी इवेल्युएट करने की कोशिश करता है। बेसिकली मेरी बात को सुनना सर, 3 चीजें हो गई आपकी, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी आ गई, एस्टिमेट्स आ गए और डिस्क्लोजर हो गए, है ना? ठीक है, आपको याद है ऐसे 260 में ऑडिटर इन चीज़ों पे अपना व्यू भी देता है। ऑडिटर व्यू देता है अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस दैट फोकसेस ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, अभी ये अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी लेनी है, एस्टिमेट कैसे करना है, ऑब्वियसली सब मैनेजमेंट हैज़ टू मेक अ जजमेंट। हाँ सर, ऑडिटर का एंगल ये होता है कि सर वो जो भाई साहब जो मैनेजमेंट जजमेंट ले रहा है ना, सर क्या वो पॉसिबल बाइसनेस है क्या मैनेजमेंट के जजमेंट पे, ऑडिटर का एंगल यहाँ पे ये कंसिडर्ड होता है। आप बात को समझे क्या? तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो, मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स। हाँ सर, ऐसे 260 में भी ऑडिटर ने अपना व्यू दिया था अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस दैट फोकसेस ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट, डिस्क्लोजर। हाँ, ऑडिटर यहाँ पे बेसिकली जब ये इवेल्युएट कर रहा है ना तो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट का बायसनेस कहीं है क्या, इज देयर एनी पॉसिबल बायसनेस, या न्यूट्रल है मैनेजमेंट। ऑडिटर ये चीज़ों पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब ऑडिटर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट न्यूट्रल है या नहीं है, तो लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं सर, जैसे क्या, फॉर एग्जांपल आपने राजा इधर देखना, आपने मैनेजमेंट को M1 मिसस्टेटमेंट बताया, M2 मिसस्टेटमेंट बताया। M1 मिसस्टेटमेंट को अगर मैनेजमेंट सही कर देता है ना तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट यहाँ पे घटेगा। अब मैनेजमेंट को अपने स्टॉक प्राइसेस बढ़ाने, प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है, तो उसने भाई साहब ये मिसस्टेटमेंट तो कर दिया सही और ये मिसस्टेटमेंट को उसने कर दिया इग्नोर। सर इज देयर एनी बायसनेस, ऑडिटर ये कंसीडर कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट है ना सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट कर रहा है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया।
ठीक है। और ऑडिटर एक और चीज़ क्या देखेगा कि भाई क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते समय, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में तो भाई मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व भी है, तो क्या पॉसिबल मैनेजमेंट बायस है क्या? ठीक है क्या? हाँ सर। और बेसिकली ऑडिटर ये जो चीज़ें देखता है ना, मैनेजमेंट का बायसनेस, एस्टिमेट से रिलेटेड, ये ऐसे 540 जो आप सी फाइनल में पढ़ते हो ना, उसमें ही ये सारी बातें दे रखी है। ठीक है क्या? हाँ सर। अभी राजा यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट ने इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको सर पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। क्या? मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स। ऐसे 260 में भी ये सारी बातें दे रखी है, ऑडिटर का व्यू अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ऑडिटर यहाँ पे जो इवेलुएट कर रहा है वो बेसिकली ये देखने की कोशिश कर रहा है कि सब मैनेजमेंट का बायसनेस है क्या, मैनेजमेंट का बायसनेस है क्या, उसके लिए सब मतलब क्या ऑडिटर मैनेजमेंट न्यूट्रल है या नहीं है। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के इंडिकेटर्स आपको बताने की सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट डन बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, उसका एग्जांपल दे दो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एंड सेकंड सर, पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। और फिर ऐसे 540 का रेफरेंस दे दो। बस इतना सा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक इवेल्यूएशन बाय द ऑडिटर। अगेन राजा ये इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक इवेल्यूएशन बाय द ऑडिटर। मैं आपको बस 3 पॉइंट बता रहा हूँ, 3 पॉइंट से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना, अप्लाई करना मैनेजमेंट का काम है। हाँ सर। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है, अप्लाई करी है, आर कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल एफआरएफ एंड आर अप्रोप्रिएट। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ऑडिटर ये स्पेसिफिकली इवेल्युएट करेगा। दूसरा सर, ये अकाउंटिंग पॉलिसी एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दी है क्या? सर अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि सिग्निफिकेंट है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दी है क्या? तो 2 पॉइंट तो आपके अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड हो गए। हाँ सर। तीसरा, मैनेजमेंट मेक्स अ जजमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, अजम्पशंस लेता है, तो सर वो जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने बना लिए हैं दैट आर रीजनेबल। ठीक है क्या? अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड पॉइंट हो गया। फिर डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक और पॉइंट हो गया कि मैनेजमेंट ने क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर है क्या, जिसके बेसिस पे ये सर यूजर को मटेरियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में समझ में आ जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू इनेबल द इंटेंडेड यूजर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, बाकी 4 पॉइंट आपके ये बेसिक हो गए। अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड 2 पॉइंट कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी, अप्लाई करी, दैट आर अप्रोप्रिएट। अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है उसका डिस्क्लोजर कर दिया है। अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडुकेट डिस्क्लोजर ताकि यूजर को मटेरियल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन समझ में आ जाए। हाँ सर। इसके बाद में 4 पॉइंट इस तरीके को हो गए। फिर 5वां पॉइंट, इन्फॉर्मेशन जो एफएस में है दैट इज कर। गेट कैसे आवाज करता है? कर कर। तो कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, रेलिवेंट, 4 वर्ड आपको याद रख के चलने। कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, रेलिवेंट। और लास्ट पॉइंट है कि जो भी टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ करी गई है ना, दैट आर अप्रोप्रिएट। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। इस पॉइंट को बस रीड करके चलना, बाकी के पॉइंट को आपको अच्छे से, ये 6 पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, वो नीचे का पॉइंट इज रिलेटेड टू फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। हाँ सर, डन। तो स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के अपन 6 पॉइंट की बात करें तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड 2 पॉइंट है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वो कंसिस्टेंट है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या। ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज हो गई है, अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है क्या, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर जिससे यूजर को समझ में आ जाए मटेरियल ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन presented in the financial statement is comparable, understandable, reliable, relevant and terminology is appropriate। ठीक है क्या? हाँ सर। आप ये 6 पॉइंट भी ध्यान रख लोगे और नीचे के पॉइंट को रीड करके चलोगे, आपका काम हो जाएगा सर। ठीक है, देन वी कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इधर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल पर्पस। ठीक है, यहाँ पे अभी जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है रिवीजन वीडियो में। ठीक है, ये अपने अभी यूज भी नहीं है, बट इतना सा समझ सकते हो कि जो भी आप नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो ना, फॉर जनरल पब्लिक दैट इज जनरल पर्पस। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस में क्या होता है, आप स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाते हो। ठीक है क्या? अब इन्होंने क्या बोला कि जनरल पर्पस जो फ्रेमवर्क है ना, वहाँ पे एप्लीकेबल एफआरएफ में 2 तरीके से हो सकता है, एक तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ क्या कहानी है यहाँ पे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में सपोज कर एएस है ना, एएस जो बोलता है वो कर दिया, एएस जो बोलता है वो कर दिया, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। बात खत्म।
ठीक है, बट क्या होता है, पेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में है ना, यहां तक बात चलती नहीं है। मतलब सर, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तो बातें आपको सुननी ही सुननी है। उसके अलावा सर, अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को लगता है, सर जरूरी है, जो एएस तो नहीं बोलता, नहीं मैनेजमेंट को लगता नहीं यार ये तो यूजर को पता ही होना चाहिए टू गिव अ फेयर प्रेजेंटेशन, तो वो एडिशनल डिस्क्लोजर करेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको समझा? ठीक है सर, क्या कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बातें सारी ले ली, फिर एएस के बियॉन्ड जाके मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर कर रहा है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा एक और पॉइंट क्या है, एडजस्टमेंट सर, दिस इज पॉइंट नंबर 1। और दिस इज दूसरा नंबर क्या, कि सपोज करो आपको कभी एएस ने जो बोला है उससे मैनेजमेंट डिपार्चर कर रहा है, मतलब वो फॉलो करके दूसरी चीज फॉलो कर रहा है टू गिव अ फेयर प्रेजेंटेशन, दैट इज अ वेरी एक्सेप्शनल रेयर सिचुएशन। ठीक है, ये भी दूसरी चीजें कंसीडर होती है। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ये दो चीजों का एडजस्टमेंट कर दे तो आपका बन जाता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। आपको बात समझी क्या? तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की सिंपल सी कहानी है कि FRF that require compliance with the requirement of framework but does not contain acknowledgement of first or second, और फर्स्ट और सेकंड की एक्नॉलेजमेंट होती है, वो क्या बन जाते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट क्या बोलता है कि आप बियॉन्ड जो एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा डिस्क्लोजर कर रहे हो, मैनेजमेंट ज़्यादा डिस्क्लोजर कर रहा है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। और दूसरा क्या है कि आप डिपार्ट कर रहे हो, दैट विल बी इन एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ सर, डन। अब राजा, इस वाले जो अपने मेन SS700 की बात है ना, यहाँ पे आप बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट के अपन एलिमेंट्स की बातें करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स में बहुत कुछ है डिस्कशन करने को, मेजरली 2 से 3 टॉपिक पे आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, तो पहले अपन उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ ही कवर करेंगे, उन 2-3 पॉइंट्स को अच्छे से टेकअप कर लेंगे। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट राजा क्या होता है, एक आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनती है जहाँ पे टाइटल होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर बता दो मैं इंडिपेंडेंट हूँ राजा, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट उसका टाइटल होता है। ठीक है क्या? हाँ सर। अब ऑब्वियसली सर वो रिपोर्ट बना के दे रहा है तो किसी को तो एड्रेस करेगा कि भाई तेरे को ये रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनीज में उनको एड्रेस करा जाता है। ठीक है, मेंबर्स को एड्रेस करा जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एड्रेस ही मतलब जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है बेसिकली। हाँ सर, टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। हाँ सर, तो ऑडिट रिपोर्ट इज नॉर्मली एड्रेस टू दोज फॉर वूम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, ऑफन आइदर टू शेयर होल्डर और टू TCWG। हाँ सर। अब राजा, यहाँ पे क्या होता है, आपका टाइटल आता है, एड्रेस ही आता है, फिर आपका आता है ऑडिटर ओपिनियन, और उसके बाद में आपका आता है बेसिस फॉर ओपिनियन। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए चलना कि सर पहले ओपिनियन आता है, फिर उसके बाद में बेसिस फॉर ओपिनियन आता है। अब ओपिनियन सेक्शन में ऑडिटर बेसिकली अपना ओपिनियन दे रहा होता है कि भाई मेरा ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो ओपिनियन में वो बेसिकली उसको एक पैराग्राफ देना होता है, पूरा एक पैराग्राफ देना होता है। तो बात क्या है कि सर उस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आज सपोज कर ऑडिटर रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट कर रहा है। ठीक है, रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट कर रहा है 2025-26 की। ठीक है, उसमें वो बैलेंस शीट, P&L, ठीक है, फिर सपोज कर नोट्स टू अकाउंट, अकाउंटिंग पॉलिसी, सबका रेफरेंस दे देगा। ठीक है, हाँ सर, ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती है। अच्छा, 2025-26 मैंने बता ही दिया आपको, डेट, पीरियड। ठीक है, 25-26 के साथ में ऑब्वियसली सर 24-25 कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका हो गया। हाँ सर, तो बेसिकली क्या, ये जितनी मैंने बातें बोली ना सर, ओपिनियन देते समय वो पैराग्राफ जो फॉर्म कर रहा है ना, उसमें वो वही लैंग्वेज सारी यूज़ कर लेता है। ठीक है, नॉर्मल क्लास में हम ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं बेटा, ये रिवीजन वीडियो है तो उसमें तो इतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ओपिनियन सेक्शन में क्या आएगा, आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, रिलायंस लिमिटेड, स्टेट दैट FS हैव बीन ऑडिटेड। हाँ सर। तीसरा, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, साथ के साथ में रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन ऑडिटेड। आप बात को समझिए क्या? इजी सर, वेरी इजी। हाँ सर, एंटिटी, आइडेंटिफाई द एंटिटी, उसकी ऑडिट करिए, डेट एंड पीरियड। ठीक है, देन टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट जिसकी ऑडिट करिए, साथ के साथ में नोट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर क्या सर? हाँ। अब ऑडिटर ओपिनियन हो गया, अब साथ में बेसिस फॉर ओपिनियन भी देख ले। बेसिस फॉर ओपिनियन अगर तुम नाम को ही पकड़ लो ना तो तुम्हें चारों पॉइंट हो जाएंगे। ऑडिटर ने ओपिनियन दिया तो किस बेसिस पे दिया, उसने ऐसा क्या करा कि उस वो ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, तो ऑडिटर है ना बेसिस फॉर ओपिनियन में बताता है ये चार चीजें, ये चार चीजें एज इट इज लिखी हुई होती है। देखो सर, क्या मैंने ऑडिट करी है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की बेसिस पे, ऑडिटर बता रहा है देख मैंने ये जो ये ओपिनियन दिया है ना, वो ओपिनियन कैसे दिया है, आई हैव डन ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग।
ठीक है सर। दूसरी चीज़, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, मैंने वो पूरी करी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेफर कर देता है। मेरी ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, मैंने वो पूरी करी है। रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में ऑडिटर बोलता है कि मैंने मैं आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करा है। ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एंड हैज कंप्लाइड विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। और साथ के साथ में ये भी बताता है कि क्या उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अचीव कर लिया है क्या टू फॉर्म द बेसिस फॉर द ओपिनियन। ऑडिटर वो भी बताते हुए चलता है। हाँ सर। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइटल कि ओपिनियन का लॉजिक क्या है। तो वो क्या बोलता है, देख मैंने ऑडिट स्टैंडर्ड के बेसिस पे करी है, आई एम इंडिपेंडेंट, आई हैव कंप्लाइंड विद ऑल द एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है क्या? हाँ सर। साथ के साथ में मेरी जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने दे रखी है यहाँ पे, आप उसको जाके देख सकते हो, आई हैव कंप्लाइड विद। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि ऑडिटर ये बताता है कि क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिया है क्या। सर ये पॉइंट बताने की क्यों जरूरत है? अगर नहीं गैदर करते और मटेरियलिटी के एंगल से फिर आप ऐसे 705 की तरफ भी बढ़ते हो, है ना सर? हाँ ठीक है। तो बेसिस फॉर ओपिनियन आपका ये हो गया। देन एक छोटी सी बात जो मैं आपको और बताए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन रिसेंटली पूछा था। जब ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है ना, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन के लिए 2 लैंग्वेज अलाउ होती है, 2 लैंग्वेज अलाउ होती है जिसकी इक्वल वेटेज होती है। ठीक है। 2 लैंग्वेज क्या है सर? 2 लैंग्वेज क्या है? ऑडिटर है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर ये फॉलोइंग फ्रेजेस यूज कर सकता है जो इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट होती है, बात को समझना। ऑडिटर कोई सी भी यूज कर सकता है व्हेन गिविंग एन अनमॉडिफाइड। क्या लैंग्वेज यूज कर सकता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ठीक है। या दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर कैन यूज एनी ऑफ द लैंग्वेज, बोथ आर अलाउड, बोथ हैव इक्वल वेटेज, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है। ऑडिटर क्या लैंग्वेज यूज कर सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। अच्छा, पर इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ने यही क्वेश्चन पूछा था, बहुत प्यारा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन की लैंग्वेज से रिलेटेड। आप कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे जिससे थोड़ा सा वीक लगे आपका ओपिनियन। मतलब सर, डोंट यूज वर्ड सच लाइक सब्जेक्ट टू और फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन। इससे क्या होता है सर, यूजर को है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये अनमॉडिफाइड बोल रहा है, मॉडिफाइड बोल रहा है, सब्जेक्ट टू, कंडीशनल ओपिनियन थोड़ी ना देना हमको। तो स्टैंडर्ड ने क्लियरली बोला, डोंट यूज सच लैंग्वेज, डोंट यूज सच लैंग्वेज लाइक फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन या सब्जेक्ट टू, क्योंकि ये इशारा किसकी तरफ करता है? कंडीशनल ओपिनियन की तरफ इशारा करता है, या वीकनिंग ओपिनियन की तरफ इशारा करता है। तो डोंट यूज सच इनअप्रोप्रिएट फ्रेजेस। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? हाँ सर। डन। उसके बाद में राजा गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपन एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अपनी बुक में भी अपन एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि इसका डिस्कशन अपना हो गया ऑलरेडी जाता है। देन बात करते हैं अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब राजा मेरी बात को सुन, ये फर्जी टॉपिक है, इसको देख के तुम इतना लोड मत लिया करो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हें IESA 210 की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। सर क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को डिवाइस करना, हाँ सर। ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देना, हाँ सर। 3 पॉइंट थे उसके, तो ये ISA 210 की कहानी है राजा। उसके बाद में गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या ये तुमको वापस ये पॉइंट याद करने की जरूरत है? आंसर इज नो, इलॉजिकल। जस्ट रीड, रीड भाई, तुम पढ़ के आए हो ना यार ये चीजें, तो ISA 210 में, ISA 570 में, तो वही तो कहानी है। तो इसको क्या वापस पढ़ोगे क्या? मजाक समझ रखा है क्या तुमने? ठीक है भाई, वापस नहीं पढ़ना होता है इसको। ठीक है। ये देखो, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैंने तो इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट दे दिए तुम्हें। हाँ सर। डन। उसके बाद में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसको क्या याद करना है क्या? फर्जी टॉपिक नहीं, इसको बस रीड करके चलना है, पूरे टॉपिक को रीड करके चलना है। सर क्या इसमें बेसिकली आप ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। ऐसे 260, ऐसे 265 में क्या क्या होता है इसका एक बेसिक ओवरव्यू दे दो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का रेफरेंस दे दो। ठीक है ना यार, हमको वर्ड टू वर्ड तो ना करना होता है, स्मार्ट स्टडी तो करो। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। ये 4 पॉइंट को लिख लो, अपना आंसर फ्रेम कर देना, हो जाएगा तुम्हारा काम। चैप्टर 1 में तो, चैप्टर 1 की बातें तू ना करेगी चैप्टर नंबर 8 में। क्लियर है क्या सर? हाँ। अब इधर आओ। देन ये फर्जी टॉपिक है। ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी सारी जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किधर देनी होती है? तो ऑडिटर के पास में चॉइस है, या तो ऑडिट रिपोर्ट में ही डाल दे, ठीक है, या एक अपेंडिक्स इशू कर दे। ऑडिट रिपोर्ट के नीचे एक अपेंडिक्स इशू हो जाएगा, अपेंडिक्स नंबर 1, जहाँ पे ऑडिटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी।
ठीक है। प्रैक्टिकली सर ये दोनों ही होते, ये तीसरा होता ही नहीं है, अभी इंडिया में तो नहीं होता। तीसरा इन्होंने क्या बोल रखा है कि सर कोई स्पेसिफिक रेफरेंस दे दे विद इन द ऑडिटर रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच अ डिस्क्रिप्शन, ऐसा इंडिया में तो होता नहीं है। ऑन अ वेबसाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑब्वियसली सर ये आईसीआई की, कोई आईसीआई ही बताएगा आगे जाके, बाकी सी पॉइंट तो ऐसा इंडिया में होता ही नहीं है। ठीक है, कि आप कोई स्पेसिफिक रेफरेंस दे दो कि भाई यहाँ पे जाके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर, डन। देन राजा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिंपल है, आप जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें होती है ना, जैसे कारो हो गया अपना, सेक्शन 143, 1, 2, 3 हो गए, ये जो सेक्शंस हो गए ना, ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको केवल और केवल आपको रीड करके चलना है। तो कुछ ऐसे 700 में आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक को रीड करके चलना है, कौन से टॉपिक को याद करके चलना है। नेचर ऑफ द ऑडिटर। अब राजा मेरी बात को सुन, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे रहा है तो साइन वाइन तो करेगा ना। हाँ, साइन करेगा, उसके साथ में क्या, अपना सीए इंस्टीट्यूट मेंबरशिप नंबर देता है, सीए बन जाओगे तो तुम्हें मेंबरशिप नंबर मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ में तुम्हारा क्या, फर्म का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एफआरएन नंबर। ठीक है, जो सीए इन प्रैक्टिस होता है ना, वहाँ पे एफआरएन नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन क्या कर देते हैं, अपने साइन के साथ में लगा देते हैं, और ऑब्वियसली सर सील तो लगाएंगे ना, सील थप्पा तो लगाएंगे ना, ये बेसिक सी चीज़ होती है। ठीक है क्या? हाँ सर, डन 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 डन। अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल नाम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इंडिविजुअल नाम की, इंडिविजुअल फर्म का रेफरेंस दे दो, एफआरएन नंबर। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो, जैसे मेरी पार्टनरशिप फर्म है इन प्रैक्टिस, तो हम हमारा एफआरएन नंबर डाल देते हैं, बात खत्म सर। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर मतलब कहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई है, वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइन। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट सिंपल है यार, ये बोलते हैं कि तुम्हारी जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाए ना, साइन माइन मत कर देना, सिंपल। तुम्हें जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाए, यू आर श्योर कि तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है जिसके बेसिस पे तुम्हारा ओपिनियन टिका हुआ है। ठीक है, ये हो जाए ना, उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट की डेट लिखना, मतलब उसी पे साइन करना। हाँ सर, डन। पर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ऑडिट रिपोर्ट के बाद में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले तो उसका क्या सर, डेट तो हो गई, अरे तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड ने ऐसे 560 ने बता रखा है ना सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे 560 का स्क्रिबल रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है क्या? तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ऑडिट रिपोर्ट शैल बी डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसके बेसिस पे ओपिनियन दिया गया है। ठीक है सर। देन एक यूडीएन, यूडीएन की क्या प्रैक्टिस है, अरे क्या होता है, क्या है, आज फॉर एग्जांपल मैं सक्षम जैन, ठीक है, वाह, ठीक है, अब मेरी सील किसी ने, मेरे क्या स्टैम्प, मेरी फर्म के स्टैम्प है ना, बना दिए हो किसी ने, फर्जी लोग ने, उसको मेरा साइन भी कॉपी करना आता है, भाई साहब मेरे नाम पे फर्जीवाड़ा करे जा रहा है, स्टैम्प लगा दिया, साइन वाइन कर दिए, वाह, ख़त्म कहानी। ऐसे केस में तो यार सीए लोगों की तो लग जाए भाई, 12 बज जाए, है ना। तो ऐसे केस में क्या, एक यूडीएन का कॉन्सेप्ट आया, और भाई साहब मेरी कलीग के साथ में ऐसा हुआ था, कोर्ट में केस चल रहा है आज भी, है ना। तो यूडीएन का कॉन्सेप्ट आया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सीए इन प्रैक्टिस जो होते हैं ना, उनको एक पोर्टल मिला होता है, वहाँ पे उनको क्या, जो भी सर्टिफिकेट, मेरी बात को सुनना, सर्टिफिकेट या कोई भी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कुछ बेसिक कंपल्सरी डिटेल होती है, वहाँ पे वो डिटेल फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, एक यूनिक नंबर निकल के आ जाता है, यूनिक डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वो नंबर को बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट में लगा दिया जाता है या किसी सर्टिफिकेट में लगा दिया जाता है। अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो ये चीज़ों से, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो गलत चीज़ होगी। आपको कॉन्सेप्ट समझा गया? हाँ। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये सीए के पास में पोर्टल, अब सर इससे फर्जीवाड़ा कैसे रुक गया? भाई साहब, जो सीए होगा ना, जो मेंबर होगा, जो प्रैक्टिस में होगा, उसी को वो पोर्टल का एक्सेस मिलेगा ना, हर कोई थोड़ा ना एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट। आप बात को समझिएगा। तो चार्टेड अकाउंटेंट हैविंग फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन रजिस्टर ऑन यूडीआईन पोर्टल एंड जनरेट यूडीआईन बाय रजिस्टरिंग द सर्टिफिकेट अटेस्टेड सर्टिफाइड बाय देम। ठीक है क्या? हाँ सर, डन। Accordingly, an auditor is required to mention the UDN with respect to each audit report being signed by him along with the membership number while signing an audit. क्लियर है क्या सर? हाँ सर, डन। सो ये आपका पूरा का पूरा मेजर टॉपिक ऐसे 700 का कवर हो गया है। अब एक लास्ट टॉपिक जो ऑडिटर रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन है ना, वो इधर से देख लो। ठीक है, एक चीज़ बता दूं, अपने जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वहाँ पे अपन ने ऐसे 700 बेसिकली बुक से कवर करा है, उसके बाद में अपने बाकी के पोर्शन आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है
जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए दे रखा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन। सिंपल है, मेरी बात को सुन। कोई स्पेशल लॉ ने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताया, ठीक है। सपोज कर ऐसा कुछ केस है और ऐसे 700 और स्पेशल लॉ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों बातें सेम कर रहे हैं, दोनों बातें बिल्कुल सेम कर रहे हैं, तो ऐसे 700 की लेआउट वर्डिंग के साथ में चल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला सर, स्पेशल लॉ और ऐसे 700 के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसे 700 के लेआउट वर्डिंग्स पे चल जाओ, दोनों सेम ही बात कर रहे हैं। पर सर दोनों के लेआउट और वर्डिंग डिफरेंट है, दोनों के लेआउट और वर्डिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ ए से लेके एम तक के पॉइंट है, बुक में मैंने दे रखे हैं, आपको मेंशन करना है इंक्लूड पॉइंट ए से एम प्लस रिक्वायरमेंट और स्पेशल लॉ, प्लस रिक्वायरमेंट और स्पेशल लॉ, जो भी स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट है। और इन्होंने क्लियरली बोला कि अगर ये ए से लेके एम तक के पॉइंट इंक्लूड हो रखे ना ऑडिट रिपोर्ट में, तभी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस देना, वरना ऐसे का रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बात समझ में आती है क्या? इन्होंने क्लियरली बोला कि ए से लेके एम पॉइंट्स है ना, उनका अगर रेफरेंस दे रखा है तभी आप ऐसे का रेफरेंस दोगे, अदरवाइज आप ऐसे का रेफरेंस नहीं दोगे। आपको बात समझ में आती है क्या? और ये सर ए से लेके एम तक के पॉइंट कौन से हैं? ये राजा ये ए से लेके एम तक के पॉइंट है। सर हमें याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, हमको आपको याद करने की बिल्कुल इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में भी तो सेम पॉइंट होते हैं। हाँ, बेसिकली क्या, आपके ये जो अदर लीगल रेगुलेटरी अदर इन्फॉर्मेशन है ना, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स जो आप पढ़ के आए हो ना वही पॉइंट्स हैं। आपको बात समझी क्या? सर दिस इज़ अ टेक्निकल पॉइंट, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो हमने ऐसे 700 का बहुत ही प्यारा रिवीजन कर लिया, इसके बाद में अपन ऐसे 705 की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है सर।